हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्रिस की लिखी हुई बुक की वजह से मुकर इंपीरियल कैपिटल में काफी ज्यादा फेमस हो गया होता है। कुछ लोगों को उसकी कहानी काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है, वही कुछ लोग उसकी कहानी की बेइज्जती कर रहे होते हैं। पर रियलिटी तो ये होती है कि सभी को अंदर ही अंदर उसकी कहानी पढ़नी होती है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं थर्ड प्रिंसेस को, जो कि बाउंडलेस विंड एंड मून पढ़ रही होती है। प्रिंसेस बोल रही होती है दोनों ही किताबें उस क्रिस ने लिखी है, एक काफी अच्छी है लेकिन एक उतनी अच्छी नहीं है। फिर अपने गार्ड से बोलती है जाओ जाके पता करो कि इन दोनों ही बुक्स का सेकंड वॉल्यूम कब आएगा। मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ, अगर जल्दी ही बुक रिलीज नहीं हुई तो मैं उस शॉपकीपर की शॉप को जला दूंगी। गार्ड बोलती है ठीक है प्रिंसेस, मैं सभी को जाकर बता देती हूँ। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जैसे ही प्रिंसेस को पता चला कि इस बुक को लिखने वाला मुक्कौन है तो फटाफट से कैपिटल चली गई। लेकिन राइटर को देखने के बाद में प्रिंसेस काफी ज्यादा शॉर्ट हो गई। वो ये बात मान ही नहीं पाई थी कि मुक्कौन ये बुक लिख सकता है। प्रिंसेस चिढ़ते हुए बोल रही होती है आखिर इतने कमाल की बुक उस मुक्कौन ने क्यों लिखी है। अगर यहाँ पे बाउंडलेस विंड एंड मून के सेकंड पार्ट की बात नहीं होती ना तो मैं अभी तक मुक्कौन को मार चुकी होती। फिर प्रिंसेस अपने गार्ड को बोल रही होती है जाके मुक्कौन को बता दो, अगर इस बुक का सेकंड पार्ट नहीं आया ना तो मैं उसको मार डालूंगी। तभी हम देते हो आप एक प्रिंसेस आ जाते हैं। थर्ड प्रिंसेस सोच रही होती है निंगजिन बिना बताए यहाँ पे आ गया। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है निंगजिन भाग जाओ यहाँ से, मेरे पास में तुमसे मिलने का टाइम नहीं है। प्रिंस बोल रहे होते आज मैं किसी ऐसे से मिला था जो कि तुम्हारी काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा था, मुझसे सुना नहीं गया, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास में आया हूँ बताने के लिए कि उसने क्या क्या कहा था। जो थर्ड प्रिंसेस होती है वो प्रिंस की बात नहीं सुनने की एक्टिंग कर रही होती है। प्रिंस बोल रहा होता है उस बंदे ने कहा कि तुम्हारी बट बहुत ही मोटी है, वेस्ट बहुत ही चौड़ी है और तुम्हारे थाइस भी काफी थिक है, यहाँ तक कि तुम्हें देखने भर से वो बंदा काफी ज्यादा एम्बेरस हो गया है। क्रिस की कही ये बातों को सुनने के बाद में प्रिंसेस काफी ज्यादा चिढ़ गई होती है। प्रिंसेस बोल रही होती है आखिर ये कौन है जिसको मरने का शौक हो रखा है, चाहे ये बंदा कोई भी हो मैं इसको मार डालूंगी। निंगजिन बता रहा होता है ये है क्रिश, जुआनो मेंशन का सन इन लॉ, अभी ये जिन फैमिली के कोर्टयार्ड में है। प्रिंसेस बोल रही होती है मेरे साथ में जिन फैमिली के कोर्टयार्ड में चलो, आज हम उस जुआनो मेंशन के सन इन लॉ को मार डालेंगे। सीन चेंज होता है, हमें जिन फैमिली के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है। शीशान बोल रहा होता है बदर इन कुछ काफी खतरनाक हो चुका है, प्रिंसेस निंगयान अपने दर्जनों सोल्जर्स को लेकर आपको मारने के लिए आ रही है। क्रिस बोल रहा होता है थर्ड प्रिंसेस निंगयान तुम मेरे जाल में फंसी गई, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तभी थर्ड प्रिंसेस लात मारते हुए गेट खोलती है। फिर वो क्रिस से पूछती है क्या तुम कमीने क्रिश हो। क्रिश बोलता है हाँ मैं क्रिश हूँ। प्रिंसेस बोल रही होती है तुमने बोला है कि मेरी थाई काफी ज्यादा थिक है और मेरी बट काफी ज्यादा मोटी है, और तुमने ये भी कहा है कि मेरे से लड़की के साथ में कोई भी सिस्टम नहीं करना चाहेगा, यहाँ तक कि तुम मुझे देखे काफी ज्यादा एम्बेरस हो गए हो। क्रिश बोलता है हाँ मैंने कहा है। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है आखिर तुमने ये क्यों कहा, क्या तुमको पता भी है कि मैं कौन हूँ। क्रिश बोल रहा होता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है मैं थर्ड विडो भी कहा जाता है, आखिर तुम्हें पता है मैं अपने हस्बैंड से दूर यहाँ पे क्यों रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं घर पे रही होती तो मैं अपने हस्बैंड को अभी तक मार चुकी होती। उसने अपने घुटनों पे आके मुझसे भीख मांगी थी, इसी वजह से मैंने उसका घर छोड़ दिया। आज ही किसी मिनिस्टर ने मेरे बारे में फालतू बातें करी थी, उसको मेरे घर पे कम से कम 100 कोड़े पड़े हैं, और क्रिस तुमने तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी है, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें कैसे पनिश करने वाली हूँ। क्रिस सोच रहा होता है पता नहीं वो कौन सी फैमिली होगी जिसने इसे शादी करी होगी, वो बंदा तो बहुत ही पछता रहा होगा। प्रिंसेस बोल रही होती है इस बंदे की पैंट उतार दो और इसके पाँव के ऊपर लगातार गर्म पानी फेंको, फिर कम से कम इसको 100 लोहे के कोड़े मारो। घबराते हुए क्रिस सोच रहा होता है मैं तो गया, इस लड़की ने तो बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट सुनाई है। तभी वो गार्ड किस को पटकते उसकी चड्डी खोल देते हैं। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है क्रिश ना तो तुम्हें ये हेवन ना ही तुम्हें अर्थ बता सकता है, तुमने मुझे ऑफेंड किया है, तुम तो पक्का समय मरोगे, अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करने वाली हूँ। बाहर सिसान और हुआनफेंग वेट कर रहे होते हैं कि अंदर कुछ बड़ा ना हो जाए, वो यहाँ पे इसी वजह से रुके हुए हैं क्योंकि क्रिस ने उनको बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए अंदर मत आना। क्रिस बोल रहा होता है आपको पता है प्रिंसेस निंगयान आपको आपकी फैमिली ने बाहर क्यों निकाल दिया, क्योंकि आपके पास में कोई बच्चा नहीं है, पर मेरे पास में इतनी एबिलिटी है कि मैं आपको एक बच्चा दे सकता हूँ। प्रिंसेस निंगयान चिढ़ते हुए बोल रही होती है पहले इसने मेरे बारे में बहुत कुछ फालतू बोल दिया, उसके बाद में अब ये बोल रहा है कि इसको मेरे साथ में सोना है, क्या इंसान मरना चाहता है। प्रिंसेस निंगयान बोल रही होती है तुम्हारी विश तो बहुत ही बड़ी है, तुम्हें यहाँ पे इजी मौत देने का कोई मतलब नहीं है। तभी क्रिस बोल रहा होता है प्रिंसेस आपकी तबीयत काफी तक खराब हो गई है, इसी वजह से आप दिन में सही से पानी तक नहीं पी पाती और आपके रियल कंडीशन के बारे में सिर्फ आप ही जानती है। प्रिंसेस निंगयान बोल रही होती है आखिर तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो। साथ ही वो सोच रही होती है मेरी प्रॉब्लम के बारे में तो किसी भी आउटसाइडर को नहीं पता, आखिर क्रिस को इसके बारे में कैसे पता चल गया, शायद से इसको पक्का आन जासी ने बताया होगा। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है आन जासी जुआनो मेंशन का काफी ज्यादा फेमस डॉक्टर है, निंगयान की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसी वजह से उन लोगों ने आन जासी से कांटेक्ट किया। जब भी निंगयान यूरिनेट करती है तब उसे काफी खतरनाक दर्द होता है, अगर निंगयान फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होती तभी तक वो मारी गई होती। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए निंगयान ने हर एक डॉक्टर से बात करी, पर 4-5 साल बीतने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ टाइम तो निंगयान को इतना दर्द हो जाता है कि वो खुद को मारने का ट्राई करने लगती है। उसने गॉड को बोल रखा है कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए
वो कोई भी प्राइस पे करने के लिए तैयार है। अगर उसे प्रिंसेस की पोजीशन को छोड़ना ही पड़ा तो भी कोई बात नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है प्रिंसेस मैं आपकी दिक्कत को ठीक कर सकता हूँ। प्रिंसेस बोल रही होती है मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से बात करी है पर उनको मेरी बीमारी के बारे में पता तक नहीं है। तुम कोई फेमस डॉक्टर नहीं, आखिर तुम मुझे ठीक कैसे करोगे। क्रिस बोल रहा होता है इसी वजह से क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है अपने प्रीवियस लाइफ के अंदर क्रिस एक बहुत ही कमाल का डॉक्टर था और उसने अपनी लाइफ में ज्यादातर वुमेन्स को ठीक किया है। क्रिस बोलता है जब भी आप यूरिनेट करती हैं तब आपको काफी खतरनाक दर्द होता है, इतना कि वो आपसे सहन तक नहीं होता और शायद आपको बाबा ब्लड आने की भी दिक्कत होती है। प्रिंसेस सोच रही होती है मेरे आसपास के लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता, आखिर इसको कैसे पता चल गया। फिर प्रिंसेस गार्ड से बोल रही होती है तुम सही बाहर चले जाओ, मुझे किससे कुछ बात करनी है। सभी के वहाँ जाने के बाद में प्रिंसेस किससे बोल रही होती है क्रिस मुझे दिन में 3 बार ये पेन फील होता है जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। मैं ये कसम खाती हूँ कि जो भी मेरे डिजीज को ठीक कर देगा मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर अगर तुमने यहाँ पे झूठ बोला तो मैं तुमको मार डालूंगी। क्रिस बोल रहा होता है मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा कमीना हूँ लेकिन मैंने अपने पेशेंट्स के इलाज को लेकर कभी भी झूठ नहीं बोला। प्रिंसेस बोल रही होती है मुझे बताओ कि आखिर मुझे बीमारी कौन सी है। जब मुझे सारे डॉक्टर चेक करते तो उन्होंने मुझे ये क्यों कहा कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। क्रिस बोल रहा होता है वो किडनी स्टोन हुआ है। प्रिंसेस सोच रही होती है आखिर ये कौन सी बीमारी है, मैंने तो इसके बारे में कभी सुना तक नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है आपको इतना दर्द इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी जो किडनी है वो ब्लडर में जा चुकी है। आपको वेजिना के अंदर स्टोन बाबा रब करता है और वही यूरिन को बाहर आने में दिक्कत भी करता है। प्रिंसेस सोच रही होती है क्या हमारी बॉडी के अंदर स्टोन भी बन सकता है। मुझे इसके बारे में कुछ खास तो नहीं पता लेकिन किसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ठीक कर सकता है। प्रिंसेस बोल रही होती है अगर तुम्हें मुझे ठीक कर दिया तो तुम्हें बेनिफैक्टर बन जाओगे और फिर तुम्हें जो भी परेशान करने की हिम्मत करेगा मैं उसको मार डालूंगी। तुम्हें पैसा इज्जत शोहरत जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। अगर तुम्हें कोई ऑफिशियल रैंक चाहिए तो भी मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बस कैसे भी करके मुझे ठीक कर दो। क्रिस बोल रहा होता है हाँ मैं ठीक कर दूंगा। प्रिंसेस बोल रही होती है इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। ये मत कहना कि इसको ठीक करने में 1.5 साल लग जाएगा क्योंकि मैं ये दर्द और नहीं सह सकती। तभी क्रिस बोलता है सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटा काफी होगा आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। क्रिस की बातों को सुनकर प्रिंसेस निंगन काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और बोल रही होती है अगर सिर्फ 1 घंटे की बात है तो फिर जल्दी से मुझे ठीक कर दो। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है किडनी स्टोन एक ऐसी बीमारी होती है जिसको बाहर निकालने के लिए स्पेशल सर्जिकल नाइफ की जरूरत होती है और बहुत सारे मेडिकेशन की भी जरूरत होती है जो कि इस वर्ल्ड में अवेलेबल कराना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर अच्छी बात तो यह है कि मॉडर्न टाइम के अंदर फ्रेगमेंटेशन थेरेपी बन गई थी जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हुए स्टोन को अंदर से तोड़ने लगती है और स्टोन के टूटने के बाद में वो सारे के सारे यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। पर कमाल की बात तो यह कि इस दुनिया में कोई अल्ट्रासोनिक मशीन भी नहीं है। क्रिस बोल रहा होता है हालांकि यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स नहीं है लेकिन यहाँ पे लोगों के पास में की पावर है, पर की पावर को यूज करते हुए स्टोन को क्रश करना काफी ज्यादा मुश्किल है। थोड़ा सा गुस्सा करना पूरे इलाज के टाइम में काफी बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। क्रिस बोल रहा होता है प्रिंसेस आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए मुझे एक टॉप की मार्शल आर्टिस्ट चाहिए जो कि एक ग्रेट मास्टर ना भी हो तभी काफी ज्यादा हाई लेवल पे होनी चाहिए। प्रिंसेस बोल रही होती है जाओ जाके आन मिंजी को बुला के लेके आओ। थोड़ी देर बाद में आन मिंजी वहाँ पे आ गई होती है। निंगजी किन की बहन और एक टॉप के मार्शल आर्टिस्ट है। जो प्रिंसेस निंगजी है उनके मार्शल टॉप के मार्शल आर्टिस्ट रह चुके हैं। क्रिस बोल रहा होता है प्रिंसेस आप उल्टा घूम जाइए, मैं अपने काम को स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बोलते हुए क्रिस अपना इलाज स्टार्ट कर देता है। सीन चेंज होता है, कैपिटल में बसे मार्केस ऑफ जेन्युआन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। जो मार्केस सुनाना उनकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब है। वो एक बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते हैं और कहा था कि बिना औरतों के वो नहीं जी सकते, लेकिन उनको भी किंग के सामने झुकने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जितने भी नोबल्स है मार्केस सुनान उनके लीडर है, लेकिन फिर भी उन्होंने किंग के सामने सरेंडर कर दिया जिसकी वजह से नोबल्स के बीच में बहुत ही बड़ी चहल पहल मच गई। ओल्ड नोबल्स काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, उनके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तब उनके सामने आई जिन फैमिली जो कि ओल्ड नोबल्स के लिए पिलर बनकर खड़ी रही और अब वही उनको लीड भी कर रही है। हम देखते हैं मार्केस सुनान को जो कि मसाल ले रहे होते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है मार्केस सुनान काफी ज्यादा कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि वो काफी ज्यादा वीक और बुढ़े हो चुके हैं वो अपने काले वालों को व्हाइट कर लेते हैं। सू जियांगटियान बोल रहा होता है फादर आज किंग ने क्रिस को समन किया था और क्रिस ने वहाँ पे ओपनली कहते कि वो हमारी सू फैमिली को मारना चाहता है। मार्केस सुनान बोल रहे होते उस बंदे ने काम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रिंस और प्रिंसेस ऐसा नहीं है जो कि उसको पसंद करते हो, लेकिन अगर क्रिस वॉर डिक्लेयर कर देगा तो कोई भी उसके आसपास नहीं जाएगा क्योंकि सभी लोग सोचेंगे कि वॉर स्टार्ट होने के बाद में खुद ही बर्बाद हो जाएगा। पर हमें हमेशा वो लेसन याद रखना चाहिए जो कि 20 साल पहले हुआ था। हमारी सू फैमिली उसी की वजह से काफी ज्यादा अमीर हो गई और काफी ज्यादा बड़ी भी हो गई। सू जियांगटियान बोल रहा होता है फादर क्रिस ने एम्परर के सामने ये भी कहा है कि मैं बहुत सारे बंदों को लेके गया था जुआनू मेंशन ताकि हम जुआनू फैमिली को पूरी तरीके से खत्म कर सके। सुनान बोल रहे होते तो फिर क्या किंग ने उसकी बातों पे ध्यान दिया? वो बोल रहा होता है नहीं, किंग ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उल्टा किंग ने तो किस की बातों को इग्नोर किया है। सुनान बोल रहे होता है किंग ने किसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि अब किंग हम लोग को लेकर काफी ज्यादा सस्पिशियस हो गए होंगे। वैसे क्या तुम श्योर हो कि जो लेटर था वो जल चुका है? सू जियांगटियान बोल रहा होता है मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि वो लेटर जल चुका है।
आंट सू पेपे ने उस लेटर को तब निकाला था जब वो बहुत ही बड़ी दिक्कत में थी। ऐसे दिक्कत के वक्त में कोई भी चाल नहीं चल सकता। सुनान बोल रहा होता है हमको कैसे भी करके एम्पर को भरोसा दिलाना होगा कि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुनान बोल रहा होता है जाओ जितने भी बंदों को तुमने हायर किया था उन सभी को लेके जाओ और ये एक्सेप्ट कर लो कि हम लोगों ने जुआनो मैसन के ऊपर अटैक किया था, उनके बहुत सारे स्लेव्स को मारा भी है और हमारे यहाँ पे मेन इंटेंशन था शू पेपे को मारना। जियांग डियान बोल रहा होता है लेकिन फादर हम खुद से क्यों एक्सेप्ट करेंगे। सुनान बोल रहा होता है किंग को ये बात कहीं और से पता चलेगी तो उनको हमारे ऊपर बहुत ही शक हो जाएगा। शक को खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है किंग का जुआनो में से कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं है तो पक्का हम लोग को बहुत छोटी सजा देंगे और उनको बिलीव हो जाएगा कि जो किसने उनसे बातें कही थी वो एकदम झूठ थी। फिर सुनान बोल रहे होते हैं जिन मुकॉन का क्या हुआ। जियांग डियान बोल रहा होता है जैसे वो कैपिटल में आया है तब से हमने उसके ऊपर नजर रखी हुई है। सुनान बोल रहा होता है एम्परर जिंजू को मार्केस बनाने वाले हैं, हमें इसमें थोड़ी दिक्कत तो लानी ही चाहिए। जियांग डियान बोल रहा होता है लेकिन हम निंजिन का क्या करेंगे। सुनान बोल रहा होता है वो इतना कुछ खास नहीं है, उसके ऊपर ध्यान मत दो। वही हमें जिन फैमिली के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है। क्रिस बोल रहा होता है थर्ड प्रिंसेस क्या आपको मीट खाना पसंद है। प्रिंसेस बोल रही होती है बिना मीट खाए मजा ही नहीं आता। क्रिस बोल रहा होता है मीट खाने की वजह से ही बॉडी के अंदर स्टोन बन जाते हैं। फिर क्रिस बोल रहा होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग टी पीना पसंद है। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है हाँ मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मेरी सुबह उसके बिना स्टार्ट ही नहीं होती, वो टी काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग होती है। क्रिस सोच रहा होता है इतने मोटे दिमाग के साथ में तुम्हें स्ट्रॉन्ग टी ठीक कर सकता है। फिर क्रिस बोल रहा होता है कि आप दिन में लेट उठते हो। प्रिंसेस बोल रही होती है हाँ मुझे बुक पढ़ते पढ़ते काफी लेट हो जाता है, इसी वजह से मैं सुबह देर उठती हूँ। क्रिस बोल रहा होता है मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई है, इस लड़की को मेरे दोनों ही बुक काफी ज्यादा पसंद है पर ये फाइटिंग टेस्ट बुक को काफी ज्यादा पसंद करती है। प्रिंसेस बोल रही होती है क्रिस का तुमने बाउंडेस विनर मून लिखी है। क्रिस बोल रहा होता है हाँ मैंने ही लिखी है। क्रिस बोल रहा होता है तुम काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई ना कि मैं एक काफी ज्यादा ग्रेट राइटर हूँ। तभी प्रिंसेस बोल रही होती है तुमने कितनी ज्यादा घटिया किताब लिखी है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर थर्ड प्रिंसेस निंगजी से बोलती है क्या आपने वो दोनों बुक पढ़ी जो कि मैंने आपको भेजी थी। निंगजी बोल रही होती है मुझे मास्टर मत बुलाओ। फिर थर्ड प्रिंसेस बोलती है आंटी क्या आपने वो बुक पढ़ ली है। निंगजी बोल रही होती है हाँ पढ़ ली है। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है तो काफी ज्यादा कमाल की बात है, आपको पता है मुझे फाइटिंग टू द स्काई बुक काफी ज्यादा पसंद आई थी। निंगजी बोल रही होती है ठीक है बहुत ही अच्छी बात है। प्रिंसेस बोल रही होती है आप लोगों को बुक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर एक अच्छी बुक की कैसे तारीफ करते हैं। फिर प्रिंसेस बोल रही होती है क्रिस फाइटिंग टू द स्काई बुक मुकॉन ने लिखी है, उसको बोलो कि जाके इसका अगला पार्ट भी लिखे, अगर उसे नहीं लिखा तो मैं उसको पक्का से मार डालूंगी। फर्स्ट पार्ट पढ़ते पढ़ते मैंने फर्स्ट पार्ट को याद कर लिया है। क्रिस बोलता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। क्रिस बोल रहा होता है ये ऐसे मर्डर वॉर को रिलीज कर रही है जैसे कि अभी कभी मुकॉन को मार डालेगी। प्रिंसेस बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि मुकॉन ने बुक लिखी है, अगर उसने ये बुक नहीं लिखी होती तो मैं उसको देख के ही मार देती। क्रिस सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मैं हैंडसम हूँ, वरना ये लड़की मैं देखते ही मार देती। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है मास्टर निंग से वापस नहीं आई ना। निंगजी बोल रही होती है मुझे मास्टर मत बुलाओ। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है आंटी ठीक है मुझे बताइए निंग से वापस नहीं आई ना। निंगजी बोल रही होती है नहीं आई है। थर्ड प्रिंसेस बोल रही होती है आखिर वो छुप की रही है, शादी होने से पहले उसका पति मर गया और वो पहले ही वीडियो बन गई, तभी से वो छुपी हुई है। लेकिन वही देखो मुझे जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं पति मर जाए लेकिन मैं फिर भी वीडियो नहीं बन पा रही। क्रिस सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ही बुरी है, पहले इसने अपने पति को बुली किया, उसके बाद ये बिना किसी बात को उसको मारना चाहती है। तभी हम देते हैं थर्ड प्रिंसेस को दर्द होने लगता है। क्रिस बोल रहा होता है प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ, मैं अभी मार्क कर ही रहा था, अगर तुम शांत नहीं हो तो सब कुछ खराब हो जाएगा। थर्ड प्रिंसेस काफी ज्यादा परेशान होते हुए बोल रही होती है क्रिस प्लीज मुझे बचा लो। क्रिस सोच रहा होता है सच में इस लड़की को काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। प्रिंसेस बोल रही होती है तुम देख रहे हो ना कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे दिन में 3 बार ऐसा दर्द होता है, मुझे बहुत टाइम बीत चुका है पानी पिए हुए, अगर तूने मुझे ठीक कर दिया तो ये मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान हो जाएगा। क्रिस बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया ना कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। क्रिस सोच रहा होता है फाइनली मार्किंग कंप्लीट हो गई। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है निंगयान की बॉडी के अंदर 10 ऐसे स्पोर्ट्स है जहाँ पे स्टोन्स है, जिसमें से 7 तो किडनी के अंदर है और 3 ब्लडर्स के अंदर है। यहाँ पे निंग जी को स्टील नीडल का यूज करते हुए उसकी बॉडी में अपनी एनर्जी को भेजना है ताकि वो स्टोन को पीसेस में ब्रेक कर सके। क्रिस बोल रहा होता है जैसा कह रहा हो वैसा ही करना, एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। निंग जी को की यूज करना काफी अच्छे से आता है, सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही निंग जी ने सारे स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्रिस बोल रहा होता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होने ही वाली है। प्रिंसेस बोल रही होती है क्या इतनी जल्दी हो गया। फिर वहाँ पर हुआन फेंग 1.5 लीटर वाटर लेके आती है। क्रिस बोल रहा होता है इसको जल्दी से पी लो। पानी को देखते ही प्रिंसेस काफी ज्यादा डर गई होती है, लेकिन फिर भी वो क्रिस की बातों को मानते उसको पी लेती है। थोड़ी देर बाद में क्रिस बोल रहा होता है हुआन फेंग इसको टॉयलेट लेके जाओ। जब निंगन टॉयलेट करने के लिए बैठी होती है तब वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन तभी वो बोलती मुझे तो काफी ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। फिर वो पूरे झरने को सही से बहा देती है और बोल रही होती है सच में किसने मुझे ठीक कर दिया, क्रिस सच में एक काफी अच्छा डॉक्टर है, अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है निंगन को पहले काफी ज्यादा पसीना आ रखा था और उसे बहुत ही दर्द भी हो रहा था,
लेकिन अब सब कुछ ठीक होने के बाद में वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही है और उसने खुशी के मारे किसके विला में नहा लिया। अभी वो अपने कपड़े चेंज कर रही है। वही जो निंगजी ऑपरेशन खत्म होने के बाद में हाथों हाथ निकल गई। प्रिंसेस बोल रही होती है कि तुम सच में ग्रेट हो, तुमसे ग्रेट डॉक्टर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अब से तुम्हें बेकार सी किताबें लिखना बंद करो और अपने डॉक्टर के प्रोफेशन पे ध्यान दो। क्रिस बोल रहा था तुमने पूरी पावर को मेरे ऊपर यूज मत करो, मैं बहुत ही वीक हूँ। प्रिंसेस बोल रही होती है मैंने तुम्हारे कंधे पे बस हाथ रखा और तुम्हें दर्द होने लग गया। प्रिंसेस बोल रही होती है कि सबसे तुम मेरे छोटे भाई हो, कैपिटल में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, अगर कोई भी तुम्हें दिक्कत पहुंचाए तो मुझे हाथों हाथ बोलना, मैं उसको मार डालूंगी। क्रिस सोच रहा होता है मुझे तो यही करना था। प्रिंसेस बोल रही होती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे फ्यूचर में क्या करने के लिए बोलोगे, लेकिन मैं वो तुम्हारे लिए करूंगी। जूही किंगडम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं नहीं कर सकती। क्रिस सोच रहा होता है फेंकने में लड़की बहुत ही अच्छी है और एक बार ठीक होने के बाद में इसका ऑरा भी काफी अच्छा हो चुका है। क्रिस बोल रहा होता है सच में आप लोग काफी ज्यादा कमाल के हो, मुझे आप लोगों से बहुत ही बड़ा काम करवाना था। निंगा सोच रही होती मैं तो बस फेंक रही थी, क्या इसको पता नहीं कि मैं फेंक रही हूँ, आखिर इसने मुझसे अभी रिक्वेस्ट क्यों कर दी। प्रिंसेस बोल रही होती है जो भी तुम मुझे करने के लिए बोलोगे मैं वो तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। क्रिस बोल रहा होता है मुझे एक ऑफिशियल बनना है, पर मुझे एक ऐसा पोजीशन चाहिए जिसके अंदर कोई काम भी ना हो और मेरे पास काफी सारी पावर भी हो। निंगान सोच रही होती है कि ऐसी कोई पोजीशन होती भी है। निंगान बोल रही होती है कि मैं सच बोलूं तो मुझे पोजीशन के बारे में कुछ खास पता नहीं है, मैं जाके कुछ लोगों से पूछती हूँ क्या ऑफिशियल के अंदर कुछ ऐसी पोजीशन होती भी है क्या, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं तुम्हारे पक्का से अरेंज करवा दूंगी। क्रिस बोलता है ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी प्रिंसेस आगे बढ़ते हुए क्रिस का कंधा थपथपाने लगती है। प्रिंसेस बोल रही होती है तूने बहुत ही बड़ा काम किया है, आज मैं बहुत खुश हूँ, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। वही रोते हुए क्रिस सोच रहा होता है तूने मुझे क्यों मारा। प्रिंसेस के पास जाते ही हुआन फेंग एंटर करती है। हुआन फेंग बोल रही होती है फिफ्थ प्रिंस के यूंज ने आपसे मिलने के लिए कहा है। क्रिस बोलता है जल्दी मुझे उनके पास में लेके चलो। क्रिस सोच रहा होता है किंग के सारे बच्चों में से सिर्फ निंजेंग ही अच्छा है और अगर आधी रात को उसका यूंज मेरे पास में आया है तो पक्का से कोई ना कोई दिक्कत हो गई होगी। यूंज बोल रहे होते हैं क्रिस जिन मुकॉन को अरेस्ट कर लिया गया है, उनको अरेस्ट करने वाले हैं वागन काउंटी के लोग। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है इस स्टेट के अंदर 2 काउंटी है, एक पिंगन काउंटी एक वागन काउंटी। ईस्ट में जितना भी काम है वागन काउंटी संभालती है। क्रिस बोल रहा होता है क्या मुकॉन को अरेस्ट कर लिया गया है, पर आखिर उसने ऐसा किया क्या है, आखिर वागन काउंटी वालों ने उसको अरेस्ट क्यों कर लिया। यूंज बोल रहे होते हैं कहा जा रहा है कि यंग मास्टर ने एक लड़की का फायदा उठाया है। क्रिस सोच रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, मुकॉन कभी ऐसा नहीं कर सकता। क्रिस चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, मुकॉन के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, मुकॉन को तो इसके बारे में पता भी नहीं है, आखिर वो ये सब कैसे कर सकता है। यूंज बोल रहे होते हैं दिक्कत तो इसी बात की है, वो ये सब करते हुए बेड के ऊपर पकड़े गए हैं और बेड के ऊपर वो बिल्कुल ही नेकेड थे। क्रिस शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है आखिर कैसे हो सकता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है कैपिटल में आने के बाद में मुकॉन ने बिल्कुल वही काम किए हैं जो कि उसको किसने बोला था। पास्ट में किसने मुकॉन से बोला था कि तुम कभी भी कैपिटल जाने के बाद में बोतल में मत जाना और अगर तुम्हें कोई खाने के लिए इन्वाइट करे तो बाहर खाने के लिए भी मत जाना, सभी लोग तुमको हार्म करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई बुढ़ी औरत लड़की या कोई भी गिर जाए तो उसकी हेल्प करने के लिए आगे मत बढ़ना, उनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। यहाँ तक कि फिफ्थ प्रिंस के पास में जाने के बाद में एकदम अच्छे से बिहेव करना। अगर तुम्हारे कैपिटल में दोस्त बनते तो बहुत सारे दोस्त बनाना, पर किसी के साथ ही बाहर अकेले मत जाना। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है मुकॉन ने इन सारी बातों का ध्यान रखा था। उसके पास में बहुत सारे लीडर्स और फॉलोअर्स थे, पर उसका सिर्फ एक ही दोस्त बन पाया। उसका दोस्त था हुआंग यू जो कि बुक स्टोर का ओनर था और उसने मुकॉन की बुक को पब्लिश करने में हेल्प करी। हुआंग यू का जो बिजनेस है वो इतना कुछ खास नहीं है, उसका सिर्फ कैपिटल के अंदर 5 दुकानें हैं, लेकिन लास्ट एक प्रॉब्लम की वजह से उसको बहुत सारे लॉस का सामना करना पड़ा। बुक को पढ़ते हुए हुआंग यू बोल रहा होता है ये बुक तो काफी अच्छी है, ये पक्का से बहुत ही हिट होगी, पर तुम्हें पता है ऐसी बुक्स को कैपिटल के अंदर बेचना बिल्कुल ही मना है। 10 साल पहले किंग ने एक रूल निकाला था कि किसी भी लेजेंडरी किंग की स्टोरी को पब्लिश करना इम्पॉसिबल है, कोई भी कंट्री के अंदर उसको नहीं बेच सकता। लेकिन सभी लोगों को पता है कि एक लेजेंडरी हीरो की कहानी चलती है, सीक्रेटली अभी भी बुक मार्केट में बिकती है। हुआंग यू के स्टोर को एक्सेप्शन नहीं थी, वो भी ऐसी बुक्स को बेचा करते थे, लेकिन जब लास्ट ईयर प्रिंस ने इंस्पेक्शन करी तब उनको पता चला कि बहुत सारे ऐसे स्टोर वाले जो कि किताबें बेच रहे हैं। ये जानने के बाद कि उनके फादर द्वारा बैन की हुई किताबें बिक रही है, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला कि जितने भी लोग ये बुक को बेच रहे हैं उन सभी को पनिश किया जाएगा। जो बुक सेलर बहुत ही बड़े थे उनको पहले ही पता चल गया कि प्रिंस एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कराने वाले हैं। उनके पास में जितनी भी लेजेंड और डोंगी की बुक थी उन सभी को ट्रांसफर करवा दी, लेकिन यहाँ पे हुआंग यू के पास में कोई भी बैकग्राउंड नहीं था। उसके पास में जो 10,000 लेजेंड ऑफ डोंगरी बुक थी उन सभी को सीज कर दिया गया और उसको 1000 गोल्ड कॉइन का फाइन भरना पड़ा। चीजें यहीं पे खत्म नहीं हुई, बार बार ऑफिसर उसके पास में जाते रहे और जब भी कोई ऑफिसर उसके पास में जाता अपनी जेब को गर्म करके वापस आता। इन सारी रीजन की वजह से उसको काफी सारे लॉसेस होने लगे और वो बर्बाद होने ही वाला था। लेकिन उस टाइम मुकॉन ने अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए हुआंग यू को चुना और मुकॉन की बुक एक बहुत ही बड़ी हिट बन गई। मुकॉन की बुक की वजह से हुआंग यू को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गए।
और मुकोन ने हुआंग को इसी वजह से चुना था क्योंकि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। बुक को पब्लिश करने के बाद में ही 3 महीने के अंदर लाखों बुक की कॉपीज बिक गई। हुआंग ने बस कुछ टाइम के अंदर ही 2000 गोल्ड कॉइन कमा लिए। उसको सिर्फ 3 महीने के अंदर इतना प्रॉफिट हो गया जितना कि उसको पूरे 2 साल से नहीं हुआ था। फिर हुआंग रेगुलर मुकोन से मिलने लग गया और उसके सामने डिनर वगैरह करने लगा। मुकोन को अभी भी याद था कि उसके बदन ने कहा था कि कभी भी किसी के साथ बाहर जाके खाना मत खाना। इसी वजह से वो उसको मिलने के लिए अपने घर पे बुलाता था। जब भी हुआंग मुकोन के घर पे आता, उसकी बुक की काफी तारीफ करता और ऐसे बुक के बारे में बातें करते करते वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कल ही हुआंग ने मुकोन को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट किया। अपने बदन लोग की बातों को मानते हुए मुकोन ने मना कर दिया। फिर हुआंग ने बहुत ही सैड होते हुए बोला, लगता है आपको मुझसे दोस्ती नहीं करनी। मुकोन को ये सब करके बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसके पहले दोस्त ने उसको पहली बार घर पे बुलाया है और मुकोन मना कर रहा है। फिर मुकोन ने अपने दिल में पत्थर रखते हुए हाँ कर दिया। मुकोन ने हुआंग के घर पे जाके बहुत सारी पार्टी करी और बहुत सारा खाना भी खाया और फिर वो वहीं पे बेहोश भी हो गया। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली वो एक लड़की के ऊपर था। मुकोन इस लड़की के ऊपर था, उसका नाम था मेजी चैंग जो कि यू फेंग से बिलोंग करती है। यहाँ पे क्या हुआ था मुकोन को कोई समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये बात तो एकदम क्लियर थी। उसके बदले इन लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि किसी के ऊपर भरोसा मत करना। मुकोन का भरोसा करना काफी ज्यादा भारी पड़ गया। अब मुकोन के साथ में क्या हुआ वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।